यस मैम। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्लाइड सबको शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, Yes, सो ma'am. ओके ओके ओके। सो टुडे वी स्टार्ट विद वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। आपका सिलेबस बहुत है करने वाला, लॉकडाउन पता नहीं कब लग जाएगा, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी अब जो है वो सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट चैप्टर भी कराना है, वाइब्रेशनल भी कराना है, उसके बाद आपको रमन भी करवाना है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका वाइब्रेशनल वाला ये जो चैप्टर है, ये आपका कोई 4-5 लेक्चर्स में ही आपका जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम रमन करेंगे। फाइन, ठीक है। आज हम करेंगे स्टार्ट वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। इसकी रेंज जो है वो आपको पता है क्या है। अब ना जो छोटी छोटी चीजें थी वो मैंने आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आपको वो सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन की हैं। छोटी छोटी चीजें जैसे कि क्वांटम क्या है, क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, वो जो है वो उसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों बोलते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो है वो डाइपोल मूवमेंट, बॉन्ड लेंथ, ये छोटी छोटी चीजें मैं इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। फाइन, हाँ बीच में अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो फिर से पूछ लेना, बट मैं ट्राई करूंगी कि अब आपको थोड़ा फास्ट फास्ट जो है वो करूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर को मैंने आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ाया ताकि आपको थोड़ा समझ आना शुरू हो जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ओके? यस मैम। ठीक है, अब जैसे आ गया वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे पहले हमने पढ़ा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था कि जो आपके रोटेशनल मॉलिक्यूल्स थे, मतलब मॉलिक्यूल्स में जो रोटेशन होती है, उन रोटेशन की वजह से जो है आपका उन रोटेशंस की वजह से वो जो मॉलिक्यूल आपके रोटेशन करते हैं, उस रोटेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। उस रोटेशनल फ्रीक्वेंसी जब आपकी किसके साथ मैच करती है, किस रीजन में फॉल करती है, आपकी माइक्रोवेव रीजन में फॉल करती है, इसलिए वो आपके माइक्रोवेव जो रेडिएशंस हैं उनको जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम उसको माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। उसके बाद आ गया आपका वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी क्या है, अब आपको पता है मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप के मोशंस होते हैं। एक होता है रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ये सारे मोशंस मैंने आपको पहले भी बताए थे। अब मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशनल मोशन होता है, वाइब्रेशनल मोशन आपको पता है क्या होता है, आपको पेंडुलम पता है क्या होता है, आपको स्प्रिंग का मोशन पता है क्या होता है। वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन जनरली होता क्या है, जैसे कि जो अपनी रिलेटिव पोजीशन को जब दो मॉलिक्यूल्स जो है वो चेंज करते हैं, उसी को हम वाइब्रेशन बोलते हैं। और वो जो वाइब्रेशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन करने की, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आपकी आईआर रीजन में फॉल करती है। वो जो मॉलिक्यूल्स है वो आप बोलते हैं। अब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि कौन से मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव नहीं होते हैं, या हम बोलते हैं माइक्रोवेव एक्टिव नहीं होते। जिन मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही आपके माइक्रोवेव एक्टिव होते हैं। तो अब आईआर एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? आईआर एक्टिव का मतलब है कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर आईआर। मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मैम अब नहीं आ रही अभी। मैम आवाज नहीं आ रही।
कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करे, ड्यूरिंग वाइब्रेशन उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या आपको होना सुन चाहिए? नहीं पा रहे थे। बच्चा क्या हो गया? मैम अभी तक आपकी आवाज आ नहीं रही थी। बिल्कुल मैम 5 मिनट से ज्यादा हुआ। अच्छा, मैं ऐसे ही बोली जा रही हूँ। यस Yes, मैम, ma'am. हमने आपको मैसेजेस भी किए थे। मैम स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? यस मैम 5 मिनट्स हो गए, हमने आपको मैसेज किसी भी को किए। किसी को भी शो नहीं हो रही है स्क्रीन? नो मैम, लेफ्ट हो गया No, था ma'am. बीच No, में। ma'am. ओके, एक सेकंड। अब शो हो रही है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैंने जितना भी अभी तक बोला आपने कुछ भी नहीं सुना? No, ma'am. नो मैम, सिर्फ पहले नो मैम। वाइब्रेशन मैम हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी जहाँ बस आपने इतना। IR एक्टिव का बताने लगे थे उसके बाद कुछ भी नहीं सुना है। अच्छा, ठीक है, पर बच्चों माइक्रोवेव मेरे को तो कोई एक्टिव। मैसेज भी नहीं आया है। चलो ठीक है, अब आ रही है आवाज? आज तो Yes, डिपार्टमेंट में ना जो नेट है ना, उसकी ना कुछ वो रिपेयर हो रही है कुछ वायर्स की, तो बीच बीच में ना नेटवर्क शायद जा रहा है, इसीलिए। अब सुनाई दे रहा है? यस मैम। जी मैम। Yes, ma'am. ओके, चलो दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आपके मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करते हैं, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी आईआर रीजन में फॉल करती है, तो इसलिए वो मॉलिक्यूल्स है वो आपकी क्या है? हाँ, तो जैसे ए बी मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें चार्ज सेपरेशन होगी, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो रहा है। और आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये किसके इक्वल है? R इंटू क्यू। क्यू इज योर चार्ज सेपरेशन और R क्या आता है? आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। फाइन, यही होता है। हमने रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब हम पढ़े थे, हमने वहां पे देखा था कि ड्यूरिंग रोटेशन जो है वो उसका डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका इंटरन्यूक्लियर चार्ज सेपरेशन भी चेंज नहीं होता। आपका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है। उसमें क्या होता है? सिर्फ आपकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। और वेक्टर पे भी आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्शन के साथ चेंज होगा। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे क्या है? आपका जो मॉलिक्यूल है, लेट कोई मॉलिक्यूल है आपका ए बी, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फाइन, Yes, ma'am. यस मैम। मैंने डायग्राम में बनाया। पहले ए बी मॉलिक्यूल है जो है हमारे पास, एक स्टेबल मॉलिक्यूल, हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हम उसको और स्ट्रेच करते हैं और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब हम उसको छोड़ देंगे तो वापस से मॉलिक्यूल जो है वो अपनी एक स्टेबल पोजीशन पे आना चाहेगा और आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका कम होता जाएगा। दिस इज द वाइब्रेशन। जैसे आपका स्प्रिंग है, आपका पेंडुलम है, तो आप क्या करते हैं? उसको अपनी मीन पोजीशन से आप उसको हटा देते हैं। तो यही वाइब्रेशन है ना, टू एंड फ्रो मोशन इज द वाइब्रेशन, है ना? Yes, टू एंड ma'am. फ्रो मोशन इज द वाइब्रेशन। Yes, लेट ma'am. यू हैव अ स्प्रिंग को आप दोनों साइड से खींचो छोड़ दो, दोनों साइड से खींचो छोड़ दो, ये क्या है? वाइब्रेशन ही है ना। तो वाइब्रेशन में क्या हो रहा है? अब आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। अब जब आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज होगा तो आपको जो डाइपोल मोमेंट है विच इज इक्वल टू R
into Q. R is your internuclear distance. जब आपका internuclear distance change हो रहा है, इसका मतलब आपके dipole moment की value क्या हो रही है, आपकी change हो रही है. तो during, यही इसकी condition है कि during vibration आपका dipole moment जो है वो change होना चाहिए. और during vibration आपका dipole moment कैसे change होता है, वो इस तरह से change होता है कि आप during vibration आपका internuclear distance जो है वो या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है, या अगर आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है, आपका जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. अगर आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपका डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. फाइन. तो इस तरह से ड्यूरिंग वाइब्रेशन आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है. तो वो क्या करता है, आपके डायपोल मोमेंट की वैल्यू को भी क्या कर रहा है, वो चेंज. मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपके IR एक्टिव होंगे. सो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने बनाया है राइट साइड पे, आप देखो जैसे AB मॉलिक्यूल है वो रोटेट करता है, वहां पे चेंज इन डायपोल मोमेंट किसकी वजह से था, चेंज इन डायपोल मोमेंट वाज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ म्यू. बट वाइब्रेशनल मैम नहीं सुनाई दे रहा. मैम आवाज नहीं आ रही है बहुत आपकी. आवाज कट रही है. फाइन. अब मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आपकी बहुत आवाज कट रही है. अभी फिर कहाँ तक सुना आपने? मैम आपने वो इसका मैम आपने जहाँ बताया मैम, कि जो आपने these are right IR side- एक्टिव, बस इतना ही बोला था, उसके ज्यादा नहीं बोला मैंने. ठीक है. तो इसलिए आपकी क्या है, IR एक्टिव की क्या है कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में था चेंज इन डायपोल मोमेंट वाज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. अब देखो आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. ओके. ड्यूरिंग वाइब्रेशन देखो क्या है, ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होता है, आपका क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेपरेटेड क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि वो सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है. आपका चार्ज सेपरेशन पे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो चार्ज सेपरेशन है वो वही रहेगा. जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन टू न्यूक्लियाई वो ही क्या हो रहा है, सिर्फ आपका चेंज हो रहा है. आर अगर चेंज होगा आपका डायपोल मोमेंट चेंज होगा. इफ आर इंक्रीजेस देन योर डायपोल मोमेंट इंक्रीजेस, इफ आर डिक्रीजेस देन योर डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस. सो आपके IR एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है, चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लीड्स टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट. सो when the frequency of vibration of a molecule matches with the frequency of electromagnetic radiation, then resonance occur and molecule absorbs in that IR electromagnetic radiation region. Okay. और वो आपका IR स्पेक्ट्रा जो है वो शो करेगा. यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? नो मैम. Yes, मैम क्लियर है. ठीक है. बिल्कुल एक बेसिक, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो कैसे हो रहा है. आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज हो रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जहां पे भी चेंज होगा, जहां पे भी आपका मैग्नीट्यूड जो है डायपोल मोमेंट चेंज होगा, वो सारे मॉलिक्यूल्स आपके जो है वो IR एक्टिव होंगे. और वो जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी कि वो 1 सेकंड में या 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसको हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, या हम ये बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल, या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल. वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉलिक्यूल जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के साथ वो मिलता है. ठीक है. फाइन. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया. अब देखो, अब क्या है, हमारे पास दो टाइप की जो है वो वाइब्रेशन होती है. एक होती है हमारे पास कपल्ड वाइब्रेशन, एक होती है हमारे पास डीकपल्ड वाइब्रेशन. कपल्ड वाइब्रेशन क्या होती है, जैसे आपका मॉलिक्यूल है, लेट यू हैव टू हैंड्स और आप दोनों हाथों से ताली मार रहे हो, तो आपके दोनों हाथों की मूवमेंट होती है ना, आगे पीछे आपके दोनों हाथ जा रहे हैं. तो ये क्या है, मतलब आपके दोनों हाथ जो है वो अपनी रिलेटिव पोजिशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. राइट? यस मैम. यस मैम. ठीक है. डीकपल्ड वाइब्रेशन क्या होती है कि सिर्फ एक, आप अपना एक हाथ फिक्स रखो और एक हाथ से सिर्फ ताली बजाओ, तो एक हाथ आपका फिक्स है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, आपकी रिलेटिव पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डीकपल्ड वाइब्रेशन. सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल HCl. अब देखो क्लोरीन जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन क्या है, छोटा है. यस मैम. हाइड्रोजन उसकी कंपैरेटिवली बहुत छोटा है. अब देखो सपोज वी हैव अ HCl. अब देखो
सिंपल जो सबसे ऊपर टॉप में एक डायग्राम बनाई है, जैसे ये मैंने 2 न्यूक्लियाई बना दिए हैं और उसके आगे पीछे क्या है, शेल में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है जब भी 2 न्यूक्लियाई को आप पास में लाना चाहोगे, उसमें आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करती है, उसमें आपकी जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं, फाइन। जो अट्रैक्शंस होंगी दैट इज बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, right? That is between a nucleus of one atom and to the electron of another atom। जैसे मैंने जो ग्रीन पेन से बनाई हुई है ना, ये अट्रैक्टिव अट्रैक्शंस है, जो रेड पेन से बनाई हुई है वो रिपल्सिव इंटरेक्शंस है। यही इंटरेक्शंस होंगी ना? यस मैम। है ना? देखो जैसे न्यूक्लिय जो एक एटम का न्यूक्लियाई है वो दूसरे न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में रिपल्सिव इंटरेक्शन शो करेंगे। जो आपके न्यूक्लियाई होंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, में क्या होगी, रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी। जब कोई दो एटम दूर दूर है, आप जब उनको पास लाते हो, एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, एक डिस्टेंस होता है कि वो एक स्टेबिलिटी शो करते हैं। उसके बाद जब आप उनको पास लाओगे तो उसमें रिपल्सिव इंटरेक्शंस क्या कर जाती हैं, ओवर पावर कर जाती हैं। या फिर उस मेन डिस्टेंस से आप उनको दूर लेके जाओगे तब भी क्या होती है, वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहता है। ये तो सबको पता है ना? यस मैम। है ना? यही होता है ना। तो एक दो एटम्स के बीच में जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस के बीच में जब बैलेंस आ जाता है, व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन द टू एटम्स, तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होता है आप उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। क्या बोलते हो आप उसको? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं। सो जो मैंने ये डायग्राम बनाई है HCl, जैसे मैंने एक ग्राफ टाइप ड्रॉ किया है, Cl मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अब देखो ये जो HCl मॉलिक्यूल जो सबसे नीचे है, HCl मॉलिक्यूल, वो क्या होगा, मान लो वी हैव अ स्टेबल HCl मॉलिक्यूल, उसमें जो H और Cl के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज आर इक्विलिब्रियम, है ना? वो क्या होगा, आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। और उस टाइम पे जो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका, यही होगा, आर इक्विलिब्रियम होगा, राइट? यस मैम। समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, वो Yes, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे होगा। अब सपोज करते हैं, अब ये क्या है, डीकपल टाइप वाइब्रेशन हमने शो की है। क्यों? क्योंकि अब देखो Cl जो है वो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल एटम है, हाइड्रोजन कंपैरेटिवली उसके बहुत स्मॉल एटम है। तो उसमें क्या होगा कि जो वाइब्रेट करेगा, हाइड्रोजन ज्यादा वाइब्रेट करेगा, Cl इतना वाइब्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वेट कम है, तो वो जल्दी वाइब्रेट करेगा। तो इस तरह से हमने डीकपल्ड वाइब्रेशन से जो है वो हमने इसको शो करने की कोशिश की है। जो सबसे नीचे है उस ग्राफ में HCl, जिसमें Cl को मैंने ब्लू कलर से जो है वो लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ReQ, जिसको मैंने ग्रीन पेन से रिप्रेजेंट किया है। सपोज करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में मैंने हाइड्रोजन को जो है वो पुश करते हैं अंदर की तरफ, जो मैंने ये ब्लू पेन से बनाया हुआ ना हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो जिस मॉलिक्यूल को पुश किया ना हाइड्रोजन को, वो मैंने ब्लू पेन से ड्रॉ किए, जब वो बाहर की तरफ आया तो उसको मैंने ग्रीन पेन से ड्रॉ किया। सबको दिख रहा है? यस मैम। सबको दिख रहा है? यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया जब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में होते हैं, उसमें आपके अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है वो रिपल्सिव फोर्सेस के इक्वल होती हैं। अब जब आप उसको एक एटम को दूसरे एटम की तरफ पुश करोगे, उससे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ओवर पावर हो जाएंगी। जब रिपल्सिव फोर्सेस ओवर पावर हो जाएंगी तो वो क्या करेगा, दूसरे एटम को बाहर की तरफ धकेलेगा, है ना? यस जो मैम। मैंने Yes, ma'am. ग्रीन पेन से बनाया वो मैंने मूवमेंट दिखाई है अंदर की तरफ, लेकिन वो रिपल्सिव फोर्सेस इतनी ज्यादा हो जाएंगी, वो रिपेल करेगा मॉलिक्यूल को, बाहर की तरफ धकेलेगा। अब देखो बाहर की तरफ धकेलेगा तो मतलब कि हाइड्रोजन को उस पोजीशन पे आके रुक जाना चाहिए जिस पोजीशन पे वो स्टेबल है, राइट? यस मैम। है ना? लेकिन वो नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया, क्योंकि वो एक मोशन में आ जाता है। जब वो एक मोशन में आ जाता है तो इनर्शिया की वजह से वो क्या करता है, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना रुक के वो आगे चला जाता है, जो मैंने की ग्रीन पेन से बनाया हुआ है। ठीक है? यस मैम।
ठीक है। अब देखो, जब हमने उसको पुश किया, जो मैंने ग्रीन पेन से दिखाया वो क्या है, हमने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हम उसको अंदर की तरफ धकेल रहे हैं, तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, Yes, ma'am. दैट Yes. इज योर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। जो मैंने आपकी ग्रीन एरो से बताई है वो क्या है, आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट एटम ड्यूरिंग वाइब्रेशन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मैंने बोला कि जब हम एटम को पुश करेंगे, पुश करने से क्या होगा कि वो अंदर की तरफ आएगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस ओवर पावर हो जाएंगी, वो उसको बाहर की तरफ धकेलेंगी, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। वो क्या करेगा, और बाहर की तरफ जो है वो चला जाएगा, और बाहर की तरफ उसको कौन है, वो फोर्स जो उसको, हमने उसको पुश किया, पुश करने के बाद उसको बाहर की तरफ जो फोर्स धकेलती है उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, और वो मैंने आपकी रेड पेन से जो है वो आपकी ड्रॉ की हुई है। फाइन। Yes, ma'am. देखो, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम उसको पुश कर रहे हैं, ग्रीन पेन से मैंने अंदर की तरफ एरो बनाई है, रिस्टोरिंग फोर्स उसको बाहर की तरफ लग रही है, जो ऊपर रेड एरो बनाया मैंने राइट डायरेक्शन में उसकी पॉइंट किया है। अब मॉलिक्यूल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुक के कहाँ चला जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। जब वो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाहर की तरफ चला जाता है, तब भी वो अनस्टेबल है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, मॉलिक्यूल उसको फिर से अपनी तरफ खींचता है, राइट। फिर से वो उसको वापस खींच के अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहेगा, तो वो फिर से वो क्या होता है कि वो बाहर की तरफ जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट फिर से हो रही है, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाई है आगे की तरफ, और फिर से जब उसको वापस आना है तो मैंने रेड पेन से बनाई है, तो फिर से उसको क्या लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। फिर जब रिस्टोरिंग फोर्स जब वो वापस आएगा, फिर से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रुकेगा, वो फिर से बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो फिर से अंदर की तरफ चला जाएगा। जब वो अंदर की तरफ चला जाएगा, फिर से रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाएंगी, आपकी ओवर पावर हो जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस ओवर पावर, वो फिर से उसको धक्का देंगे, फिर से वो बाहर की तरफ धकेलेंगे। इस तरह से क्या हो जाता है आपका, ये क्या है आपका वाइब्रेशनल मोशन। इस तरह से जो है वो आपकी वाइब्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। समझ आ गया? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ठीक है, समझ आ गया सबको? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? समझ आया वाइब्रेशनल मोशन कैसे होगा? यस मैम। ठीक है। और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितनी भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, आपकी एक्स होगी, राइट। और जब भी आपकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, चाहे वो लेफ्ट डायरेक्शन में चाहे वो राइट डायरेक्शन में है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रही है, आपकी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहती है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो अपनी पोजीशन पे रुकता नहीं है, वो क्या करता रहता है, मूवमेंट शो करता रहता है, वो क्या बनाता है, आपकी वाइब्रेशन बनाता है। अब देखो, जो सबसे लोएस्ट था HCl, वो जहाँ पे उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस था वो आर इक्विलिब्रियम के इक्वल था, वो क्या होगा, आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। स्टेबल मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, आपकी लोएस्ट एनर्जी होगी, राइट, लोएस्ट एनर्जी होगी। यस मैम। जैसे ही आपने उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसीलिए जो नेक्स्ट वाली वाइब्रेशन बनाई है वो क्या बनाई है, हाई बनाई है। अब देखो, रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को अगर आप धीरे से स्ट्रेच करके छोड़ते हो तो वो छोटी सी अगर आप डिस्प्लेसमेंट दिखाते हो तो वो उतना ही अंदर जाएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेच ज्यादा करते हो, अगर आप उसको स्ट्रेच ज्यादा करोगे, तो वो क्या करता है, उतनी ही एनर्जी से वापस आएगा, राइट। यस मैम। जितनी एनर्जी से आप उसको स्ट्रेच करोगे, उतनी ही एनर्जी के साथ वो वापस आएगा। अगर आप उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ोगे, वो उतना ही वापस जाएगा। लाइक यू हैव अ स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके छोड़ दो, जितना आप स्ट्रेच करके छोड़ोगे उतना ही वो अंदर जाएगा। जितना आप उसको, जितनी हाई इंटेंसिटी के साथ, जितना हाई एनर्जी के साथ आप उसको स्ट्रेच करेंगे, वो उतनी ही हाई इंटेंसिटी और एनर्जी के साथ भी वापस जो है वो वापस आएगा। तो जितना आप उसको स्ट्रेच करेंगे, जितना ज्यादा एनर्जी के साथ आप उसको स्ट्रेच करेंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी इनस्टेबिलिटी, या हम कह सकते हैं उतना ही ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। जितना ज्यादा वो अनस्टेबल होता जाएगा, उतना ही वो क्या करेगा, वो हाई एनर्जी, उसकी जो एनर्जी है वो भी कितनी, वो उसकी एनर्जी भी हाई होती जाएगी, है ना, होती जाएगी ना जितनी। तो इसीलिए
जैसे फर्स्ट स्टेप था आपका जो लोएस्ट एनर्जी HCl है, उसके बाद ऊपर वाला HCl आ गया जिसमें आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया उतना। अगर आप उसको थोड़ा सा और अंदर को पुश करते हैं Cl की तरफ, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। यस मैम। उस वाइब्रेशन की एनर्जी हाई हो जाएगी। अगर आप उसको और अंदर पुश करते हैं टूवर्ड्स Cl, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? उस वाइब्रेशन की एनर्जी और हाई हो जाएगी, यस मैम। है ना? इस तरह से हमारे पास कुछ तरह से जो है वो मूवमेंट बन रही है, जिसको मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया, तो इस तरह से एक पैराबोला टाइप जो है वो मोशन बन रहा है, राइट? तो जो आपका लोएस्ट है उसको हम बोल सकते हैं ये जो आपकी लोएस्ट एनर्जी वाइब्रेशन है। जैसे जैसे आप उसको उसकी इंटेंसिटी या उसकी एनर्जी को मतलब उसकी स्ट्रेचिंग की एनर्जी को या इंटेंसिटी को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी होती जाएगी। तो आप उसको बोल सकते हैं दिस इज हाई एनर्जी वाइब्रेशन। यस मैम। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। आपने देखा हुआ, जैसे आप रबर बैंड है, रबर बैंड को अगर आप बहुत जोर से स्ट्रेच कर तो वापस भी उतनी जोर से और आपके हाथों को भी उतनी जोर से लगती है। अगर आप उसको धीरे से पुल करते हैं तो वो आपको इतना अफेक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको लगती जाएगी। वही कंडीशन जो है वो मॉलिक्यूल्स में भी फॉलो होती है। जैसे जैसे आप उसको जितना जितना उस मॉलिक्यूल को आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, वैसे वैसे उसकी जो वाइब्रेशन की एनर्जी है वो भी क्या होती जाएगी? हाई होती जाएगी। सो मैंने आपको बताया कि जब आपको हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है से जब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो आप डिस्प्लेसमेंट उसको दे रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट क्या लग रही है? रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। तो हुक्स लॉ ने इसको डिस्क्राइब किया। Hooke's law said that your restoring force is directly proportional to your displacement, but it have the negative sign. Okay, क्योंकि वो negative sign क्यों आया? Negative sign आया because restoring force और displacement जो है वो दोनों क्या है? आपकी opposite direction में जो है वो act कर रही हैं, तो इसीलिए वहां पे negative sign आया। So x is your displacement. सो रिस्टोरिंग फोर्स को हम जो है वो F से रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं -F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप इसको रिप्लेस करेंगे बाय सम कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज योर k, और इस k को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, एंड वी गेट एन एक्सप्रेशन रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू -kx। फाइन, और इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब हम जो है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में या वाइब्रेशन मोशन को स्टडी करने के लिए हम जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की हेल्प से जो है वो हम इनको स्टडी करते हैं कि इसमें क्या वाइब्रेशंस होंगी, इसकी एनर्जी क्या होगी। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी करने के लिए हमने जो था वो रिजिड रोटर को कंसीडर किया था। विद द हेल्प ऑफ दैट रिजिड रोटर we come to know about the rotational motion, we come to know about its energy levels, we come to know about its energy. Similarly, in IR spectroscopy or vibrational spectroscopy, to know more about the oscillations, to know more about the vibration, we studied this with the help of harmonic oscillator, and we also called it as simple harmonic oscillator, राइट? अब हार्मोनिक ऑसिलेटर की जब भी हम बात करते हैं, जैसे पेंडुलम का मोशन है वो क्या आपका टू एंड फ्रो मोशन है। एक सीविंग मशीन होती है जो कपड़े सीने वाली मशीन है, उसकी जो नीडल होती है वो भी अप डाउन मोशन करती रहती है, वो भी क्या आपकी ऑसिलेटरी मोशन है। जनरली हार्मोनिक ऑसिलेटर तो आ गया टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब जो भी अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट होके लेफ्ट राइट या अप डाउन मोशन जो शो करता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब ये होता है कि वो अपनी मीन पोजीशन से जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी अप जा रहा है, कभी डाउन जा रहा है। हार्मोनिक का मतलब होता है कि वाइब्रेशन इन अ पीरियोडिक वे। वाइब्रेशन इन अ पीरियोडिक वे या हम बोल सकते हैं पीरियोडिक टाइम इंटरवल। उसका क्या मतलब होता है? लाइक वी हैव अ पेंडुलम। पेंडुलम को आप जब अपनी स्टेबल पोजीशन पे है तो आप उसको जब डिस्टर्ब कर देते हैं, वो क्या करता है?
पहले वो लेफ्ट साइड जाते हैं या राइट साइड जो भी जाते हैं, मान लो वो आपकी राइट साइड आपने उसको मूव किया, वो फिर से मेन पोजीशन पे जाएगा, फिर वो लेफ्ट पे जाएगा, फिर वो लेफ्ट से फिर से मेन पोजीशन पे आएगा, फिर से वो राइट पे जाएगा, राइट से फिर से वो मेन पोजीशन पे आएगा, मेन पोजीशन से फिर से वो क्या जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा। अब ये जो सारा वो जो मोशन है वो एक पीरियोडिक वे में कर रहा है। पीरियोडिक वे में कैसे कर रहा है, पहले वो राइट में जा रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ही वो मूव कर रहा है, लाइक विद इन सेकेंड्स, जैसे मान लो सपोज 1 सेकेंड में वो मूव कर रहा है, 1 सेकेंड से वो क्या कर रहा है, उसमें भी राइट पोजीशन से मेन, मेन पोजीशन से लेफ्ट, लेफ्ट से अगेन मेन एंड देन राइट। तो वो सारा क्या कर रहा है, वो 1 सेकेंड में कर रहा है। उस इसीलिए हम उस मोशन को बोलते हैं हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। हार्मोनिक मोशन का मतलब ही ये है कि वाइब्रेशन इन अ पीरियोडिक वे और इन अ पीरियोडिक टाइम इंटरवल, उसको हम बोलते हैं आपको हार्मोनिक, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या हो गया कि जिसमें आपकी ऑसिलेशंस जो होंगी वो हार्मोनिक होंगी। हार्मोनिक मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एक पीरियोडिक वे में वो जो है वो ऑसिलेट करेगा, उसको हम बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर, और या हम इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। फाइन। सो अब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल में, अब मैंने जैसे आपको रबर बैंड के स्प्रिंग की एग्जांपल दी, उसमें मैंने आपको बोला आप उसको कितनी भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। सो वो हमें क्या इंडिकेट करता है, जब भी हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं, उसकी एक कंडीशन है जिसको हम एज्यूम करते हैं। वो कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर सकता है विद कैन वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल कैन बी ऑफ एनी एनर्जी, या हम बोल सकते हैं वो कितनी भी इंटेंसिटी है, कितनी भी एनर्जी के साथ वो वाइब्रेट जो है वो कर सकता है। वो डिपेंड करता है आपके मॉलिक्यूल पे और आपकी कंडीशंस पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इतनी एनर्जी से, मतलब कि उसकी एनर्जी की इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। फाइन। यस मैम। ठीक है। उसके बाद हम जो है वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ने के लिए हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करते हैं। अब जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब वो वाइब्रेट कर रहा है, जो वो वाइब्रेट करेगा उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। एंड उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा OSC। सिंपल ओमेगा से भी हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑसिलेटर पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या लिखते हैं, ओमेगा, और उसके सबस्क्रिप्ट में लिख देते हैं OSC, और उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी किसकी इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू योर 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू। और ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है, ये हम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो डिराइव करते हैं। ये जो सारे जितने भी एक्सप्रेशन आप पढ़े हैं, आपने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने भी एक्सप्रेशन है, दे ऑल आर रिलेटेड टू योर क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करके हम ये जो सारे एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करते हैं। ओके। तो उसमें जो है आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का जो है दैट इज ओमेगा OSC, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू। 2 आपका कांस्टेंट है, पाई is also your constant, it has a constant value 3.14, k is your force constant and mu is your reduced mass। और reduced mass किसके इक्वल होता है, ये भी आपने जो था वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था। अब ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, दिस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज इन योर हार्ट्स। अब हमने पढ़ा था कि जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं उसमें या तो जूल्स में करते हैं, हर्ट्स में करते हैं। हमने देखा था कि हम कोशिश करते हैं उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने की, हम जो है उसको वेव नंबर के टर्म्स में जो है वो स्टडी करते हैं, जिसके यूनिट्स होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। अब जो ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, इसका जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन म्यू, और ये जो है वो हर्ट्स में है। हम इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल एक्सप्रेशन पता है कैसे करते हैं। C इज इक्वल्स टू न्यू ओमेगा, न्यू इज योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सिंपल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी हम लेते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी लेते हैं। जब हम वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से। तो आपको 1/λ क्या होता है आपका वेव नंबर, 1/λ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन C। ये किसके इक्वल बन जाएगा,
सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि जो आपका 1/λ है दैट इज योर वेव नंबर, तो किसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर आपको हर्ट्ज में दी है, उसको अगर आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आपको सी से डिवाइड कर देंगे। सो जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में OSC बार, बार का मतलब जैसे सिंपल हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, सिंपल न्यू लिखते हैं, जब हम वेव नंबर की बात करते हैं तो हम न्यू पे बार लगा देते हैं, वैसे ही सिंपल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। जब हम उसको इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर बात करेंगे, या उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल वेव नंबर का 1/2 पाई सी √k/μ, या हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं ओमेगा बार इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी। यहाँ किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। मैम जो ओमेगा है वो क्या है, रोटेशनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है? नो, वो है ओनली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ओके मैम। ओके, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक की हेल्प से हम जो जैसे वहाँ एनर्जी का एक्सप्रेशन जो है वो हम क्वांटम मैकेनिक में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करके डिराइव करते हैं। वैसे ही आपका जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो करते हैं, उसमें जो एनर्जी है, दैट एनर्जी ऑफ दैट वाइब्रेशन मोशन दैट इज इक्वल्स टू v + 1/2 h into ओमेगा ऑसिलेशन, या सिंपल हम इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। दिस v इज योर सिंपल v, दिस इज नॉट योर न्यू। जैसे कभी भी v, इस v में और जो आपका फ्रीक्वेंसी वाला न्यू होता है उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। दिस v इज योर सिंपल v + 1/2 h ओमेगा, where v is your vibrational quantum number। जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में J पढ़ा था, वो उसको हम बोलते थे रोटेशनल क्वांटम नंबर, तो वहां पे आपका है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय योर v, एंड दिस एनर्जी का ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इन जूल्स। ये क्या आपकी एनर्जी, आपकी क्या आपकी जूल्स में है। सो दिस एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड बाय यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स। जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, जैसे आपके राइट हैंड साइड स्क्रीन पे दिया हुआ है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्रेशन था h²/8π²i/j+1 इस से सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हमने इसको किससे डिवाइड किया था, hc से, है ना। E इज इक्वल टू h न्यू, न्यू की जगह हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। E इज इक्वल टू, ये आपको सिंपल है दिया हुआ है, तो जब हमको ये जो जूल्स वाला एक्सप्रेशन है, इसको जब हमको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, h c से डिवाइड करेंगे, h से h कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, बच जाएगा ओमेगा अपॉन c, एंड यू नो योर ओमेगा अपॉन c इज इक्वल टू ओमेगा बार। जरूरी नहीं है ओमेगा के साथ हमेशा ऑसिलेशन लिखें, OSC लिखें आप ओमेगा को। अब हम आगे जितना भी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ओमेगा ऑसिलेशन ही लिखूंगी, मैं सिंपल ओमेगा और ओमेगा बार ही यूज करूंगी। सो योर ओमेगा ऑसिलेशन अपॉन सी, दिस बिकम्स योर ओमेगा ऑसिलेशन बार। तो ये आपका बन जाएगा। अब ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो हम यहाँ पे E वाइब्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन वाइब्रेशन। जैसे हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते थे जूल्स में, हम लिखते थे सिंपल E फॉर एनर्जी इन जूल्स and your epsilon when your energy is represented in centimeter inverse. Okay, fine? यस मैम। यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो फ्राइडे को जो है वो पढ़ेंगे, परसों जो क्लास होगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम।